क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 डिटर्मिनेंट आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 6.4 हम कर रहे थे। 6.4 में नेक्स्ट है क्रैमर्स रूल फॉर, मतलब हम इस वीडियो में सीखेंगे क्रैमर्स रूल फॉर 3 इक्वेशन। मतलब अगर हमारे पास, हम क्रैमर्स रूल को कैसे अप्लाई करेंगे अगर हमारे पास 3 इक्वेशंस हो। ठीक है, हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो 3 इक्वेशन है वो है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, और तीसरा इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ठीक है, ये हमारे पास 3 इक्वेशन है। हमको इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने का मतलब होता है एक्स, यहाँ पर सॉल्व करने का मतलब है एक्स वाई जेड की वैसी वैल्यू जो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। सॉल्व करने, सॉल्यूशन का मतलब, अगर हम बोले सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि एक्स वाई जेड की वैसी वैल्यू जो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, तो हमको बेसिकली यहाँ पे एक्स वाई जेड निकालना है यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो आप देखो क्रैमर्स रूल में हम क्या करते हैं, पहले तो डेल्टा लिखते हैं। डेल्टा कैसे निकालते हैं? तो जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है उसको यहाँ पे लिखते हैं a1, एक्स का कोफिशिएंट क्या है a1 a2 a3, तो आप यहाँ पे लिख दो a1 a2 a3। y का कोफिशिएंट है b1 b2 b3 और z का कोफिशिएंट है c1 c2 c3। ठीक है, फिर अब देखो हमने जब दो इक्वेशन वाला क्रैमर्स, मतलब 2 इक्वेशन में हम कैसे क्रैमर्स रूल अप्लाई करते हैं वहाँ पे हमने देखा था, ऑब्जर्व किया था, तो वहाँ पर डेल्टा तो रहता था लेकिन 2 इक्वेशंस थे इसलिए सिर्फ डेल्टा 1 और डेल्टा 2 तक ही आता था। लेकिन जब 3 इक्वेशन होंगे तो क्या होगा, डेल्टा तो यहाँ पे भी रहेगा लेकिन यहाँ पे डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, यहाँ पे एक डेल्टा, ये वाला जो डेल्टा है ना, डेल्टा 1 डेल्टा 2, ये वाला एक इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है डेल्टा 1 आप कैसे निकालते थे? डेल्टा 1 आप निकालते थे, डेल्टा 1 का मतलब था कि फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करना है, मतलब फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करना है और सेकेंड और थर्ड कॉलम को एज इट इज लिखना। तो आप सेकेंड और थर्ड को एज इट इज लिख दो, b1 b2 b3 c1 c2 c3, और इस फर्स्ट वाले कॉलम को किससे रिप्लेस करना होता था? इससे, ये वाला से d1 d2 d3 से। तो ये गया d1 d2 d3। फिर डेल्टा 2, डेल्टा टू में क्या होता है कि डेल्टा में सेकेंड वाले कॉलम को रिप्लेस करते हैं किससे? इस वाले से, मतलब फर्स्ट और थर्ड एज इट इज आता है, फर्स्ट और थर्ड एज इट इज, और सेकेंड में क्या लिख देते हैं, ये वाला लिख देते हैं d1 d2 d3। डेल्टा थ्री में क्या करते हैं? डेल्टा 3 का मतलब होता है कि फर्स्ट और सेकेंड कॉलम एज इट इज आएगा, थर्ड कॉलम को हम रिप्लेस करेंगे। तो फर्स्ट वाले को एज इट इज लिखो a1 a2 a3 b1 b2 b3, और थर्ड वाले कॉलम को किससे रिप्लेस करते हैं? इससे, d1 d2 d3 से। ठीक है, तो ये हो गया डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3। एक्स हम कैसे निकालते हैं? एक्स निकालने का फॉर्मूला, एक्स हम निकालते हैं डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y की वैल्यू हमको मिलेगी डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, और z की वैल्यू मिलेगी डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा से। ठीक है, अब देखो ये डिटर्मिनेंट है ना, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो एक नंबर ही आएगा। ठीक है, तो इन सारे को सॉल्व करोगे तो नंबर आएगा। तो आप इसको इससे, इसको इससे, इससे, इसको इससे डिवाइड करें ना, x और y z की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? हम प्रूफ कर लेते हैं इसका। आप देखो, आपको प्रूफ याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस आप प्रूफ करने से फील आ जाता है कि चीज़ें बन कैसे रही है। ठीक है,
तो आप देखो हम प्रूफ में करेंगे क्या, हम इन तीनों में से किसी एक वैल्यू के लिए प्रूफ करेंगे और फिर हम सिमिलरली बोल देंगे कि हम इन दोनों का प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि x इक्वल टू डेल्टा 1/डेल्टा होगा। तो हम क्या दिखाएंगे, आप इस डेल्टा को इधर मल्टीप्लाई करो कि x डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1। अगर हम ये दिखा देंगे, अगर हम ये दिखा देते हैं तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। हम फिर बाद में क्या बोलेंगे कि x यहाँ से हो जाएगा डेल्टा 1/डेल्टा। तो हम बेसिकली ये प्रूफ करेंगे। तो हम डेल्टा लेके चलते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वी हैव, हमारे पास डेल्टा है, डेल्टा क्या है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, ये हमारे पास डेल्टा है। हमको क्या प्रूफ करना है कि x डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1। तो हम x डेल्टा लेके चलेंगे। नाउ x डेल्टा, तो x और डेल्टा, डेल्टा यही है, यहाँ पे लिखो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, अब आप देखो, अगर हम बोले आप 2 को मल्टीप्लाई करो इस डिटर्मिनेंट, मतलब 2 बाहर में है इस डिटर्मिनेंट के, तो आप अगर हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। मैट्रिक्स के केस में हम क्या करते थे, इस 2 को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट के केस में ये नहीं कर सकते, ये कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो फिर क्या करना होगा कि अगर हम इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हम किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में कर पाएंगे। क्या कर सकते हैं कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में कर पाएंगे, या तो आप इस वाले रो में कर दो, या फिर इस वाले रो में, या फिर इस वाले कॉलम में, या तो फिर इस वाले, मतलब 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ही जगह कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इस 2 को हमने इस वाले कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 2a 2b c d। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब आप बोलोगे हम एक ही रो और एक ही कॉलम में क्यों मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जब हम कॉमन लेते थे, जैसे 2a c d रहे, ठीक है, तो अगर हमें डिटर्मिनेंट में हम कॉमन कैसे लेते थे, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से लेते थे। ज़रूरी नहीं होता था कि हर एलिमेंट में वो चीज़ कॉमन होनी चाहिए। अगर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में कॉमन है तो हम कॉमन ऐसे ही लेते थे। तो अब देखो इस वाले कॉलम में 2a कॉमन था, तो हम 2a को बाहर कर सकते हैं। ठीक है, हम हर एलिमेंट में नहीं चेक करते थे, सिर्फ रो या किसी भी एक कॉलम में चेक करते थे। ठीक है, अब देखो हमको इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है, डेल्टा 1 के इक्वल। और डेल्टा 1 क्या है हमारा, d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, अब देखो b1 b2 b3 तो है, c1 c2 c3 भी है, बस चेंज हमको क्या करना है कि इस a1 के जगह d1 आना चाहिए, इस a2 के जगह d2 आना चाहिए, और इस a3 के जगह d3 आना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब आप देखो d1 किसके इक्वल है, d1 इस पूरे के इक्वल है, a1x प्लस b1y प्लस c1z। d2 इसके इक्वल है, d3 इसके इक्वल है। तो मतलब हमको बेसिकली ये चीज़ पूरा बनाना पड़ेगा यहाँ पर, इस वाले कॉलम में, इस वाले कॉलम में बनाना, फर्स्ट वाले कॉलम में ये पूरा चीज़ बनाना पड़ेगा। तो हम कैसे बनाएंगे, तो x तो है ना हमारे पास, तो हम x को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखो हम इस वाले कॉलम से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये और ये एज इट इज़ चाहिए, इसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको ये चाहिए। तो हम अभी अगर चेंज कर देंगे तो हम क्यों अपने लिए परेशानी मोल ले, तो इसलिए हम ना इसको एज इट इज़ रखेंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं करने वाले। तो आप इसमें जो भी काम करेंगे हम इस वाले कॉलम में ही करेंगे। तो a1x प्लस a2x प्लस a3y b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, अब आप देखो हमको यहाँ पर ये पूरा चीज़ बनाना है, a1x a2x a3x a1x a2x a3x, ये चीज़ तो है हमारे पास। फिर नेक्स्ट b1 b2 b3, फिर नेक्स्ट c1 c2 c3। अगर हम अगर हम पूरे कॉलम को ऐड कर दें तो बात नहीं बनेगा। क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1
प्लस C1, ये हो जाएगा। लेकिन हमको क्या बनाना है, B1Y बनाना है और C1Z बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि कॉलम 1 में ऑपरेशन करेंगे, कॉलम 1, अब देखो हमको Y चाहिए तो हम Y मल्टीप्लाई कर देंगे कॉलम 2 से और Z मल्टीप्लाई कर देंगे कॉलम 3 से, क्योंकि हमको यहाँ पे Z चाहिए। तो ये होगा हमारा नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। अप्लाइंग कॉलम 1, और हम जो भी करेंगे कॉलम 1 में ही करेंगे, एक तो क्लियर है, क्योंकि हमें कॉलम 2 और कॉलम 3 तो एज इट इज चाहिए। कॉलम 1 प्लस Y कॉलम 2 प्लस Z कॉलम 3, ठीक है। इसका क्या मीनिंग होता है, कॉलम 1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, A1X, ठीक है, प्लस Y और फिर C2, मतलब इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम 2 का एलिमेंट, ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2 और ये है कॉलम 3, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा YC2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग C2 क्या है, B1 है, फिर ZC3 प्लस Z इंटू C3 में क्या है, C1 है। तो आप देखो ये बना ना, A1X प्लस B1Y प्लस C1Z, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दो, इसके जगह हम लिख दो ये वाला A1X प्लस B1Y प्लस C1Z, और फिर कॉलम 2 और कॉलम 3 को एज इट इज लिखो, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है, A2X प्लस Y, इसके कॉरस्पॉन्डिंग C2 का एलिमेंट, अब देखो C2 B2 प्लस Z C3 इसके कॉरस्पॉन्डिंग C3 में क्या है, C2। तो ये क्या बना, A2X प्लस B2Y प्लस C2Z। तो यहाँ पे लिख दो A2X प्लस B2Y प्लस C2Z। फिर नेक्स्ट इसके जगह A3X प्लस YC2, इसके करस्पॉन्डिंग C2 का एलिमेंट YB3 प्लस Z, इसके करस्पॉन्डिंग C3 का एलिमेंट है C3। तो हो गया A3X प्लस B3Y प्लस C3Z। तो आप यहाँ पे लिखो A3X प्लस B3Y प्लस C3Z। और आप देखो इसके इक्वल है D1, और ये हो जाएगा X डेल्टा के बराबर। आप देखो X डेल्टा के इक्वल था ये, तो फाइनली X डेल्टा इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे लिख दो D1 D2 D3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। अब देखो यहाँ हो गया X डेल्टा, और ये किसके इक्वल था, अब देख लो डेल्टा 1 के इक्वल था। तो ये हो गया X, यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। तो अब देखो आपको यही तो प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया। तो आप सिमिलरली बोल सकते हैं, सिमिलरली वी हैव Y हो जाएगा डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा और Z हो जाएगा डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, ठीक है। तो आप एक बार देखो इसको आराम से। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल करते हैं। आप क्वेश्चन लिखो, सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल, सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, 3x प्लस 2y माइनस 4z इक्वल टू -5, ठीक है।
आप पहले डेल्टा निकालो। डेल्टा क्या होता है? एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट। एक्स यहाँ पे क्या, एक्स का कोफिशिएंट है 1 1 3, 1 -1 2, 1 -1 2, फिर है 1 1 -4, 1 1 -4। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अब आप इसको एक्सपैंड कर दो इस वाले रो से। तो हम एक्सपैंड कैसे करते हैं? ये कौन सा एलिमेंट है? ये आपका A11 है। इन दोनों का सम करो, 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 क्या, इवन है। इवन है तो आप यहाँ पे प्लस लिख लो, प्लस लिखिए और उसके बाद फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब आप देखो +1 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 और फिर 1 के सामने वाला रो और 1 के सामने वाला कॉलम को हटा दो, हटा दिया और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो -4 × -1 4, बीच में माइनस, 2 × 1 2, फिर -1 1 के सामने वाला रो और 1 के सामने वाला कॉलम ये हटा दो, -4 बीच में माइनस और फिर इसको 3 × 1 3, फिर +1 1 के सामने वाला रो और 1 के सामने वाला कॉलम को हटा दिया और इसको सॉल्व करो तो ये जाएगा 2 × 1 2, बीच में माइनस और -1 × 3 -3, इसको इसके साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 - 2 2, -1 4 - 3 -7 और ये हो जाएगा +2, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 + 3, ये हो जाएगा 2, ये माइनस और ये माइनस +7 +5 14 हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज, आप यहाँ पे लिख लो डेल्टा की वैल्यू आ गई है 14। इसी तरह से डेल्टा 1, डेल्टा 1 में क्या होगा? फर्स्ट वाले कॉलम, ये है फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करेंगे, मतलब डेल्टा का सेकेंड और थर्ड कॉलम एज इट इज लिख दो। ठीक है, और ये फर्स्ट कॉलम को इससे रिप्लेस कर दो, 6 2 -5। ठीक है, अब एक्सपैंड कर दो यहाँ से तो ये वाला एलिमेंट हो जाएगा A11। इन दोनों का सम करो, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 इवन है तो यहाँ पे प्लस और फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो 6 के सामने वाला रो और 6 के सामने वाला कॉलम को हटा दो। ठीक है, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट तो -4 × -1 4, बीच में माइनस और फिर 2 × 1 2। ठीक है, फिर -1 -1। ठीक है, 1 के सामने वाला रो और 1 के सामने वाला कॉलम ऐसा हटा दो और जो बचा है उसका डिटर्मिनेंट -4 × 2 -8, बीच में माइनस -5 × 1, ये 1 है ना, ये हो जाएगा -5। ठीक है, फिर +1 1 के सामने वाला रो और 1 के सामने वाला कॉलम को हटा दो, हटा दिए और जो बचा उसका डिटरमिनेंट तो 2 × 2 4, बीच में माइनस -5 × -1 5 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करो, ये हो जाएगा 6 4 - 2 2 -1, ये हो गया -8, ये माइनस और ये माइनस +5 और +1 4 - 5 -1 6 × 2 12, ये सॉल्व करके बनेगा -8 -5 -3 और ये माइनस +3 और यहाँ पे -1, ये भी क्या हो जाएगा 14 आ जाएगा। 12 + 3 15, 15 में माइनस करोगे 14। नेक्स्ट डेल्टा 2, डेल्टा 2 कैसे निकालोगे? तो डेल्टा 2 का मतलब है सेकेंड कॉलम रिप्लेस होगा डेल्टा का, फर्स्ट और थर्ड एडिटिव लिख दो 1 1 3 1 1 -4। ठीक है, और जो सेकेंड कॉलम उसको किससे रिप्लेस करते हैं? इधर कांस्टेंट वाला से, 6 2 -5। ठीक है, अब एक्सपैंड करो, ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस +1 तो यहाँ पे लिख दो 1 1 के सामने वाला रो और 1 के सामने वाला कॉलम ये वाला हटा दो, जो बचा उसका डिटरमिनेंट तो 2 × -4 -8, बीच में माइनस
और -5 इंटू 1 -5, ठीक है। फिर -6 6 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो -4 इंटू 1 -4, बीच में माइनस, और फिर इसको 3 इंटू 1 3, फिर +1, ये हो गया +1। इस 1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम, ये 1 का सामने वाला रो ये है और इस 1 के सामने वाला कॉलम ये है, हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट -5 इंटू 1 -5 -3 इंटू 2 -6, ठीक है। तो ये क्या बना, अब देखो ये सॉल्व हो के आ जाएगा -8, ये माइनस और ये माइनस, +5 हो जाएगा, ये होगा -3, -3 को 1 के साथ करोगे -3 -3 इंटू -4 -7 और -7 इंटू -6 +42 हो जाएगा, और ये -6 सॉरी -5 -6 -11, 1 के साथ करोगे -11, ये हो जाएगा -14, 42 को -14 करोगे 28, ये 28 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ΔJ क्या होगा, तो ΔJ का मतलब है कि थर्ड कॉलम रिप्लेस होगा डेल्टा का और फर्स्ट और सेकेंड एज इट इज आएगा। तो फर्स्ट और सेकेंड को एज इट इज लिखो, फर्स्ट है 1 1 3 1 -1 2, और ये थर्ड कॉलम रिप्लेस होगा किसके साथ, इसके साथ 6 2 -5, ठीक है। तो ये वाला एलिमेंट होगा A11, मैंने यहाँ पे बताया, और इन दोनों का सम होगा 1 + 1 2, 2 इवन है तो यहाँ पे प्लस और फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो +1 तो हमने लिखा 1, 1 के सामने वाला रो ये रहा सामने वाला रो, और 1 के सामने वाला कॉलम ये, तो हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट -1 इंटू -5 5, बीच में माइनस, 2 इंटू 2 4, फिर है -1 इस 1 के सामने वाला रो ये और इस 1 के सामने वाला कॉलम ये, हटा दी और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो -5 इंटू 1 -5, बीच में माइनस, 3 इंटू 2 -6, ठीक है। फिर हो गया +6, 6 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 2 इंटू 1 2, बीच में माइनस, -1 इंटू 3 -3, ठीक है। सॉल्व करो, 5 - 4 1, और ये हो गया -11, -5 - 6 -11 +6, ये हो जाएगा 2, ये माइनस और ये माइनस +3, तो ये हो गया 1 ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा 3 + 2 5 और 5 + 6 30, ये हो जाएगा कितना 30 + 11 41 और 41 + 1 42, ठीक है। तो अब देखो अपने ΔΔ1 Δ2 और ΔJ सारे की वैल्यू निकाल लिए। अब निकालो XYZ की वैल्यू। x की वैल्यू कैसे मिलती है, ΔJ/Δ से। ΔJ है आपका 14 और डेल्टा है 14, ये और ये कैंसिल 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ΔJ/ΔJ। ΔJ की वैल्यू है 28 और डेल्टा की वैल्यू है 14, 2 आ जाएगा, ठीक है। Z की वैल्यू निकालते हैं ΔJ/ΔJ। ΔJ की वैल्यू है 42 और डेल्टा की वैल्यू है 14, कैंसिल करो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3, ठीक है। तो आप देखो एक बार, नेक्स्ट टॉपिक होता है नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो जो हमने 2 इक्वेशंस के लिए पढ़ा था ना, एकदम एज इट इज हमें
तीन इक्वेशन के लिए पढ़नी है, बस वहाँ पे डेल्टा 3 नहीं था तो यहाँ पे डेल्टा 3 था, तो वही बस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो आप ऐसे समझ सकते हो कि सॉल्यूशन मतलब अगर हमारे पास कोई तीन इक्वेशंस है ऐसा, ठीक है, तो ऐसा तो हो सकता है ना कि हाँ हमें सॉल्यूशन मिले। एक कंडीशन हो सकता है कि हमें सॉल्यूशन मिले और दूसरा हो सकता है कि हमें सॉल्यूशन ना मिले। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम इस तीन इक्वेशन को सॉल्व करें और कोई भी सॉल्यूशन ना मिले, हो सकता है। अच्छा, और सॉल्यूशन मिले तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही सॉल्यूशन मिले, सिंगल सॉल्यूशन मिले, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें सॉल्यूशन कब मिलेगा, कब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा और कब हमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे? तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। अब देखो, फर्स्ट कि इफ़ डेल्टा जो था आपका, डेल्टा क्या था? डेल्टा आपका था वैसा वाला डिटर्मिनेंट जिसमें मतलब डेल्टा आप कैसे निकालते थे? एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट A1 B1 C1 A2 A3, फिर y का कोफिशिएंट B2 B3 और z का कोफिशिएंट C1 C2 C3। ठीक है, अगर ये डेल्टा 0 के इक्वल नहीं आता है, if delta not equal to 0, then the system of linear equation is consistent। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ, अगर डेल्टा ये वाला चीज 0 के इक्वल नहीं, अगर ये नॉन जीरो होगा तो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब है कि, और यहाँ पे ये भी लिख लो कि यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट का मतलब है कि हमें सॉल्यूशन मिलेगा। कंसिस्टेंट का मतलब है सॉल्यूशन मिलेगा, और अगर डेल्टा नॉन जीरो है तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब इन तीनों इक्वेशंस के लिए सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी। जैसे आप देखो, अभी हमने जो एग्जांपल करा ना, आप देखो यहाँ पे हमें x और y z तीनों मतलब तीनों वेरिएबल के लिए सिर्फ एक वैल्यू मिली और वो भी यूनिक मिली। ठीक है, यूनिक मतलब सिर्फ एक वैल्यू। ठीक है, तो ये हमको तभी मिलती है ना जब ये तीनों लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हो, आप ऐसा समझ सकते हो। तो ये आप देखो एक पॉइंट पे दोनों, मैंने बताया था सॉल्यूशन का मतलब होता है वैसा x और y x वैसी x y z की वैल्यू जो तीनों को सेटिस्फाई करी। तो आप देखो ना, एक ही पॉइंट तो हमें मिल रहा है, तीनों जो लाइन्स है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यही पॉइंट्स कॉमन होगा ना तीनों में। ठीक है, आप देखो अगर आप ये पॉइंट लेते हो, अगर आप इसमें डालते हो इसको तो सेटिस्फाई कर देगा। हम मान लेते हैं ये लाइन है L1, ये लाइन है L2 और ये लाइन है L3, और इसको भी नाम दे देते हैं L1 L2 L3। अगर आप यहाँ से कोई भी पॉइंट लेते हो, कहीं से भी पॉइंट ले लो, आप L2 में डालो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन L1 और L3 में नहीं करेगा। ठीक है, L1 और L3 तो यहाँ पर है। इसी तरह से सिर्फ यही एक पॉइंट हमें मिलेगा जो तीनों को सेटिस्फाई करेगा। आप देखो, क्योंकि ये तीनों का इंटरसेक्शन है, तो अगर लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है बेसिकली वहाँ पे डेल्टा जो हमारा होता है वो नॉन जीरो होता है। अगर तीन लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो डेल्टा नॉन जीरो हो जाएगा, ये भी एक कंडीशन होता है। ठीक है, सेकेंड, इफ डेल्टा इक्वल टू जीरो, अगर अब ऐसा हो सकता था ना कि डेल्टा, पहला चीज हम डेल्टा निकालते तो डेल्टा ऐसा हो सकता था कि नॉन जीरो हो जाए और या तो फिर जीरो के इक्वल हो जाए। अगर नॉन जीरो होगा तो कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और अगर डेल्टा जीरो हो जाए तो हमारे पास, अगर डेल्टा जीरो हो जाए तो दो कंडीशंस होते हैं। अगर डेल्टा जीरो हो जाए तो फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3, यही आता है। तो अगर डेल्टा जीरो है एंड एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1 और डेल्टा 2 और डेल्टा 3
इन तीनों में से अगर एक भी नॉन जीरो हो गया तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इफ डेल्टा इक्वल टू 0 एंड एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1 और डेल्टा 2 और डेल्टा 3 नॉन जीरो हो जाए तो इनकंसिस्टेंट होता है। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि नो सॉल्यूशन, मतलब आपको कोई सा भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। मतलब जो आपके लाइंस होंगे ना L1 L2 और L3 ये पैरेलल होंगे। आप देखो इन दोनों में कोई सा भी पॉइंट कॉमन नहीं है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि अगर डेल्टा 0 हुआ और डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में से एक भी नॉन जीरो हो गया, आप ध्यान से सुनो, एक भी नॉन जीरो हो गया, ऐसा भी हो सकता है कि तीनों नॉन जीरो हो जाए, दो नॉन जीरो हो जाए या फिर एक नॉन जीरो हो जाए, तो वो भी हम काउंट करेंगे। मतलब अगर इन तीनों में से एक भी नॉन जीरो हो गया तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ऐसा भी तो हो सकता था कि तीनों का अगर तीनों जीरो हो गया, तो अगर थर्ड कंडीशन यहीं पर है, इफ डेल्टा जीरो है एंड ये तीनों जीरो होगा, डेल्टा 1 भी जीरो, डेल्टा 2 भी जीरो और डेल्टा 3 ये सभी जीरो के इक्वल होगा, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम इज सिस्टम ऑफ then system of linear equation is consistent। ये कंसिस्टेंट होगा और हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर डेल्टा 0 हो, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तीनों के तीनों 0 हो तो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होगा, मतलब सॉल्यूशन हमें मिलेंगे, लेकिन वो उस केस में हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे। मतलब जैसे आप ऐसा समझो कि ये तीनों लाइन कुछ ऐसे हैं, L1 फिर इसी के ऊपर है L2, इसी के ऊपर है L2 और इसी के ऊपर है L3। मतलब तीनों के तीनों लाइन क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं या फिर ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में आप देखो कितने पॉइंट्स कॉमन है, 1 2 3 4 5, इसी तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट कॉमन है तीनों में, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। हम एक क्वेश्चन करते हैं इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट से रिलेटेड, तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो अब देखो एक क्वेश्चन है, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 14 एंड 2x प्लस वाई 5y प्लस लैम्डा z इक्वल टू म्यू वेयर लैम्डा म्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। मतलब क्या दे रखा है कि हमारे पास जो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, इसका यूनिक सॉल्यूशन है, तो क्या होगा, तो आप देखो यहाँ पे अभी मैंने बताया अगर यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा नॉन जीरो होना चाहिए। तो हम लेके चलते हैं कि डेल्टा नॉन जीरो है, और कोई भी कंडीशन है क्या ना, सिर्फ डेल्टा नॉन जीरो होना चाहिए। तो हमने ले लिया डेल्टा नॉन जीरो, और डेल्टा का मतलब एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट है 1 1 2 1 1 2, वाई का कोफिशिएंट 1 2 5 1 2 5, जेड का कोफिशिएंट 1 3 लैम्डा 1 3 लैम्डा, ठीक है। अब आप इसको एक्सपैंड करो, तो ये यहाँ इस वाले रो से एक्सपैंड करेंगे, तो ये कौन सा एलिमेंट है, ये है A11। आप इन दोनों का सम करो, 1 + 1 2, 2 क्या इवन है, तो प्लस और फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस, ठीक है। एक्सपैंड कैसे करते हैं, +1 तो 1, 1 के सामने वाला रो ये वाला रो और 1 के सामने वाला कॉलम ये वाला कॉलम को हटा दो, तो जो बचा उसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा
2 लैम्डा माइनस 5 इंटू 3 15 -1 इस 1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम को हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। तो लैम्डा इंटू 1 लैम्डा माइनस 2 इंटू 3 6, ठीक है। फिर क्या +1, तो +1 1 के सामने वाला रो ये वाला है और 1 के सामने वाला कॉलम ये वाला है, हटा दो, हटा दिए, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। तो 5 इंटू 1 5 माइनस 2 इंटू 2 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे एज इट इज आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा माइनस 15, इसको आप मल्टीप्लाई करो -1 से, माइनस इंटू लैम्डा माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 माइनस 4 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये चीज़ पूरा, मतलब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट, मतलब यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब डेल्टा नॉन जीरो होना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए कि डेल्टा नॉन जीरो होना चाहिए। अगर इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए क्या दे रखा है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन होता है तो क्या होता है, डेल्टा नॉन जीरो होता है, तो ले लिया डेल्टा नॉन जीरो। अब सॉल्व करो 2 माइनस लैम्डा, देखो ये और ये 2 माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा लैम्डा 6 + 1 7 -15 + 7 -8 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा लैम्डा नॉट इक्वल टू 0। तो अब देखो यहाँ से हमें ये कंडीशन मिली कि लैम्डा जो है वो 8 के इक्वल नहीं हो सकता, मतलब लैम्डा कुछ भी हो सकता है 8 को छोड़कर। और जो आपका म्यू है ना, वो म्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, म्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है, म्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है और लैम्डा 8 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो